बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं और सभी प्रिय विद्यार्थी, आज हम ऋग्वेद काल के व्यापार वाणिज्य का अध्ययन करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये लघु उत्तरीय या लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस प्रकार से हम ऋग्वेद काल के व्यापार वाणिज्य, तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद काल में पशुपालन का ज़्यादा महत्व था, उसके बाद कृषि का विकास होता है और साथ साथ में ऋग्वेदी काल में बाद में व्यापार का प्रोत्साहन मिलता। कैसे पता चलता है कि हमारे यहाँ दूसरे देशों से व्यापार होता था। इससे पता चलता था कि लोग व्यापार वाणिज्य में भी रुचि रखने लगे थे यार। तो इस प्रकार से कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त व्यापार वाणिज्य का भी ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हो गया था। व्यापार वाणिज्य क्या है? अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया था। मतलब कि आमदनी का स्रोत भी व्यापार वाणिज्य का हो गया था। राज्य की आय कैसे आते हैं कि अगर दूसरे देश से भी जो हम सामान भेजते हैं उससे जो आय होती थी वो भी देश की आय में जुड़ता था। और जो खेती से होता है, जो अनाज से पैदा होता है, ये भी आय में जुड़ता है। तो एक होता है राज्य का कितना, कहाँ से आय होता है, कहाँ से पैसा खर्च होता है, व्यय, इसी से तो बजट बनता है हमारा। तो आय और व्यय, जैसे आप जितना पाते हैं, कोई 40,000 पाता है, कोई 50,000, ये आपकी आय है। कहाँ कहाँ खर्च होता है, ये आपका व्यय होता है। तो उसी प्रकार से राज्य का जो आमदनी था ऋग्वेद काल में, कृषि तो था ही, पशुपालन था ही, लेकिन सीधे सीधे व्यापार वाणिज्य भी उसके महत्वपूर्ण अंग हो गए थे। ऋग्वेद में व्यापारियों के लिए वाणिज्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में व्यापारियों के लिए क्या आया है? वाणिज्य शब्द का प्रयोग हुआ है। वाणिज्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में कुछ सामुद्रिक यात्राओं का उल्लेख मिलता है, परंतु यह पता नहीं चलता है कि व्यापारी कहाँ जाते रहे होंगे। मरे हम सामुद्रिक यात्राओं का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन किन किन देशों से ऋग्वेदिक काल के लोग यात्रा करते थे या दूसरे देशों से संबंध थे, इसका उल्लेख अभी हमें ऋग्वेद काल में पूरी तरह से मिल नहीं पाता है। लेकिन हमें ये तो मालूम है कि कई देशों के साथ ऋग्वेद काल के लोग सामुद्रिक यात्रा करते थे। व्यापारी बनकर दूसरे देश से जाते थे और यहाँ की बनी वस्तुएं दूसरे देश को बेचते थे और वहाँ से पैसा लाते थे। तो ये तो मालूम चलता है, लेकिन किन किन देशों से ऋग्वेद काल के आर्यों का व्यापार होता था, ये अभी क्लियर नहीं पता चल पाता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में उल्लेख मिलता है कि समुद्र में डूबते हुए एक व्यक्ति, अब वो व्यक्ति का नाम क्लियर हमें इसमें याद नहीं है। वो व्यक्ति राजा भोज थे कि भुज थे, तो एक व्यक्ति लिख लीजिए। एक व्यक्ति को बचाने के लिए अश्विन देवों ने, जो देवता थे ऋग्वेद काल के, अश्विन देवों ने 100 पतवारों का मतलब नाव है, 100 पतवारों वाली एक नौका भेजी। 100 पतवारों वाली एक नौका भेजी। इससे यह भी पता चलता है कि आर्यों को नौकायन का ज्ञान था। आर्य क्या थे? नाव से चलाते थे, एक नदी से दूसरे नदी को पार करते थे। समुद्रों में भी वो क्या करते थे? दूसरे देशों को जाया करते थे। नौकायन से क्या पता चलता है कि हमारे देश के लोग दूसरे देश के द्वारा समुद्र से क्या करते थे? व्यापार करते थे, एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते थे। और अपना ही देश में पहले जानते थे ये सब था ही नहीं। यात्रा का क्या साधन? सड़क था नहीं। आवागमन के साधन हाथी या घोड़े होते थे या पैदल होते थे, या जो बहुत धनी संपन्न होते थे वो रथ होता था, बैलगाड़ी होता था, या समुद्रों में चलने के लिए नौकायन का प्रयोग कर लिए थे। नाव आपने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो अयोध्या चले जाइएगा, वहाँ देखो नौका चल रही है। नए वर्ष में सब बच्चे गए थे देखने के लिए। तो 100 पतवारों वाली एक नौका भेजी। इससे पता चलता है कि आर्यों को
क्या था, किसका ज्ञान था? नौकायन का ज्ञान था। और ये भी पता चलता है कि व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋग्वेद का पूछ सकता है, ऋग्वेद काल में क्या पैसे का मुद्रा का आविष्कार हो गया था या मुद्रा का प्रचलन हो गया? तो नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है किसी वस्तु को कुछ दूसरे देश में हम कुछ वस्तु देते हैं, वो हमें कुछ देता है, यही है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, अर्थात गाय के रूप में क्या था, ये एक विनिमय की इकाई थी। गाय के साथ निश, गले में जो आभूषण के मूल इकाई के में प्रयोग किया जाता था। मतलब अधिकतर लोग वस्तु विनिमय में गाय का प्रयोग करते थे, और दूसरा सोने के जो आभूषण होते थे, खास करके निश शब्द का प्रयोग आया ऋग्वेद काल में, तो आभूषणों का भी प्रयोग लेन देन में करते थे। जैसे हमारे पास अगर किसी के पास गेहूं है और किसी के पास चावल है, तो किसी को ज़रूरत तो लेन देन कर ले, किसी के पास गाय है और किसी के पास हाथी है, अगर चाहिए तो लेन देन कर लें। तो यानी कि वस्तु का विनिमय होता था ऋग्वेद काल में। मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी कि ऋग्वेद काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं हो पाया था, केवल वस्तु विनिमय का प्रचलन हो पाया था। खास बात आपको यहाँ ये पता चलती है। और क्या पता चलता है समुद्र से, कि हम दूसरे देशों से यात्रा करते थे, क्योंकि अश्विन देवों ने 100 पतवारों वाली नौका, बड़ी नौका को भेजा था उस व्यक्ति को बचाने के लिए, जो व्यक्ति डूब रहा था। ऋग्वेद में ऋणदाताओं के लिए कुशीदिन शब्द का प्रयोग होता है, का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ऋणदाता जो ऋण देते थे, यानी कि कुछ व्यापारी हो गए थे जो क्या कहते हैं, ब्याज पर पैसा देने लगे थे, उसके लिए क्या कौन सा शब्द आता है? कुशीदिन का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि सूदखोरी की नींव पड़ गई थी, यानी कि कुछ लोग पैसा क्या है देने लगे थे ब्याज पे, तो सूदखोरी का प्रचलन क्या हो गया था, ऋग्वेद काल में प्रारंभ हो गया था। ऋग्वेद काल में भिषस शब्द का उल्लेख हुआ। भिषस का शब्द हुआ का मतलब है चिकित्सक। ऋग्वेद काल में विशस का व्यवसाय का भी महत्वपूर्ण अंग बन गया था। अनेक देवताओं जैसे अश्विन देवों, वरुण एवं रुद्र को भी विशस के रूप में रेखांकित किया गया था। अर्थात कहने का मतलब ये देवता अश्विन देव, वरुण और रुद्र चिकित्सक का भी कार्य करने लगे थे। ऋग्वेद काल में बढ़ईगिरी का भी एक सम्मानित पेशा था। मतलब उस समय जो व्यवसाय थे, कोई भी करता था तो सम्मान की नज़र से देखा जाता था, कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। तो बढ़ईगिरी का सबसे ज़्यादा सम्मानित था, क्योंकि ये परिवहन के लिए रथ बनाया करते थे, और क्या बनाते, बैलगाड़ियाँ बनाते थे। तो इसलिए बढ़ईगिरी का समाज में ज़्यादा सम्मानित स्थान प्राप्त हो गया था बढ़ई को। ऋग्वेद काल में बढ़ईगिरी को एक सम्मानित पेशा माना जाता था। और तक्षण अर्थात बढ़ई का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तक्षण माने रथ का निर्माण करना, बैलगाड़ियाँ बनाने का कार्य किसको मिला था? बढ़ई को। वो रथ बनाने लगा था, बैलगाड़ियाँ बनाने लगा था। यानी कि ऋग्वेद काल में पता चलता है कि परिवहन के दो महत्वपूर्ण साधन थे, रथ हुआ करते थे और बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी। रथ क्या था? बड़े बड़े राजा लोग रथ पर चलते थे, आम जनता बैलगाड़ियों का प्रयोग करती थी। इसका प्रयोग ऋग्वेद, लेकिन खास बात क्या है, लेकिन हाँ, ऋग्वेद काल में लोहे का उल्लेख नहीं हुआ था, अभी लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इसका मतलब क्या था, जो रथ बन रहे थे उसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था, यानी कि लकड़ी का भी प्रयोग धुरी के रूप में होता था। धुरी होता तभी पहिया चलता है, आप जानते हैं। तो यानी कि धुरी में पूरी तरीके से लकड़ी का प्रयोग होता था। ऋग्वेद काल में रथ में, बैलगाड़ी बनाने में लोहे का प्रयोग नहीं था, यानी कि ऋग्वेद काल के लोग लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे के बारे में उन्हें अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी। यह विशेष महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद काल में किसी भी व्यवसाय को, हमने अभी बताया था, किसी भी व्यवसाय को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता था, सभी को सम्मानित स्थान प्राप्त था।
जबकि सभी की प्रतिष्ठा थी, सभी व्यवसाय जो करते थे सभी की समाज में प्रतिष्ठा थी, क्योंकि समाज में कबलाई तत्व अभी प्रबल थे। लोग, समाज क्या था, कबीलों में बटे थे, अभी समाज विकसित नहीं हो पाया था। जिस प्रकार से 4 वर्ग थे व्यवसाय के, अभी समाज छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। अतः कर संग्रहण कर लेने और भूमि संपदा का पंजीकरण पर आधारित आर्थिक वर्ग का वर्गीकरण नहीं अभी हो पाया था कि ये व्यक्ति, पंजीकरण का मतलब कि ये व्यक्ति इनका खेत है, ये व्यक्ति कर संग्रहण की कितना किससे कर लिया जाए। तो इस प्रकार से कर प्रणाली अभी डेवलप नहीं हो पाई थी और आर्थिक वर्ग का जन्म नहीं हो पाया था। तो समाज अभी ऋग्वेदिक काल में अभी शुरुआती अवस्था थी। तो इस प्रकार से ऋग्वेद काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कि ऋग्वेद काल के लोग कृषि तो जानते थे, पशुपालन तो जानते थे, साथ साथ दूसरे देशों से व्यवसाय करने की कला को भी सीख गए थे। यानी कि वो नौकाओं के द्वारा समुद्री यात्रा करते थे और दूसरे देशों से अपने बने बनाए सामान को दूसरे देशों से बेचते थे। और क्या खास बात थी कि वस्त्र विनिमय प्रचलित था। यानी कि ऋग्वेद काल में मुद्रा प्रणाली की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई थी और वो पूरी तरीके जो लेन देन का जो माध्यम था वह वस्त्र विनिमय पर आधारित था। और समाज में जो थी सभी व्यवसायिक जो थे उनको सभी की प्रतिष्ठा प्राप्त थी, कोई छोटा बड़ा नहीं था। और ऋग्वेद काल में जो सबसे बड़े था, बढ़ई की ज़्यादा महत्ता थी, क्योंकि वो परिवहन के लिए रथ बनाता था, बैलगाड़ी बनाता था, उसके लिए तक्षण शब्द का प्रयोग हुआ है। और ख़ास बात यह है कि ऋग्वेद काल में लोहे का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन पूछ सकता है क्या ऋग्वेद काल में लोहे का ज्ञान था, तो आप लोग कहेंगे ना ऋग्वेद काल में लोहे का ज्ञान नहीं था। आप तो कमन लगाएंगे कि रथ बिना लोहे का कैसे बनेगा, बैलगाड़ी में लोहे का प्रयोग होता है, कैसे होगा। तो उस समय वो सब पूरा काम लकड़ी पर ही आधारित होता था। जैसे आज वर्तमान समय में आप लोग देखते होंगे बैलगाड़ियां हैं या वो है, उसमें लोहे का प्रयोग होता है, लेकिन उस समय नहीं, ऋग्वेदिक काल में नहीं होता था। और ऋग्वेद काल में किसी भी व्यवसाय को छोटा बड़ा नहीं माना था और समाज में सबकी प्रतिष्ठा बनी हुई थी, कोई छोटा बड़ा नहीं था। तो इस प्रकार से उस समय वस्त्र विनिमय का माध्यम जो थी सबसे गाय थी और सोने के आभूषण जो भी होते थे वो भी थे और बाकी सभी वस्त्र विनिमय का कार्य होता था। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने ऋग्वेद काल के व्यापार वाणिज्य को आज हमने उस पर डिस्कस किया। तो इसी प्रकार से हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल टारगेट विद शैलेंद्र, उस पर जाके उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको जहाँ पे है इसको आप लिख लीजिए और इसको तैयार कर लें। इसी प्रकार से आपको BA थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से आप लोग लिखने का प्रयास करें और जहाँ पे हो आप स्क्रीनशॉट भी लेके अपना लिख डालें। जिसको अगर कहीं पे साफ दिख जाता उसको वहीं पर जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर लिख लीजिए। बाकी इस प्रकार से आप करिए। अब आगे अगला चैप्टर कल हम पढ़ाएंगे, ठीक है।